हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार आपके सामने हिंदी विषय के साथ प्रस्तुत हुआ हूँ। आप सभी लोग जानते ही हैं, ये जो हिंदी विषय है हम लोग क्लाइमेक्स एकेडमी में पढ़ाते थे और हमारा जो स्टाफ है वह इस समय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू करने जा रहा है और हालांकि शुरू भी हो चुका है, जिसमें जीएस बाय विवेक सर की टीम के द्वारा आप लोगों को यूट्यूब पर वीडियो डाले जा रहे हैं। और जिस कड़ी में हम लोग शुरुआत कर दिए हैं और विवेक सर द्वारा काफ़ी वीडियो डाल चुके हैं ये यूट्यूब पर, जो आप लोग सर्च करेंगे तो आप लोगों को प्राप्त हो जाएगा। और जिसमें रीजनिंग के सर हिमांशु सर भी कुछ वीडियो डाल चुके हैं और धीरे धीरे अब सभी टीचर जो है लग रहे हैं, तो आप लोगों को सारे वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे और हमारा भी जो सब्जेक्ट है हम भी अपना वीडियो प्रोवाइड आप तक करवाएंगे। तो आप लोग इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और जो है बेल आइकन दबाइए, जिससे आप लोगों को जितने भी अपडेट्स हो सकें हम लोगों की आप तक पहुंच सकें। ठीक है, तो हम अपने विषय पर चर्चा करेंगे आज, हिंदी विषय पर। आप सभी लोग जानते हैं कि अभी जो वैकेंसियां आने वाली हैं, अभी जो आरओ का पेपर हुआ उसमें 60 क्वेश्चन था, सेकंड पेपर में हिंदी का 60 प्रश्न आया था। तो आप सभी लोगों को जानकारी होगी कि आने वाली आगामी जो परीक्षाएं हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एससी है, तो इसमें भी आपका हिंदी का वेटेज होगा, हिंदी का महत्व होगा। तो आप लोगों को तैयारी के हिसाब से यह देखना होगा कि हम किस दिशा में जाएं। तो आप लोगों को यह हिंदी जैसे भी पढ़ना हो, जिस भी तैयारी के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसे आप देखिए। जैसे आपको एनटीपीसी देना है तो विवेक सर समय साइंस चला रहे हैं, और जिन लोगों को यूपी ट्रिपल एससी देना है, स्टेट लेवल की परीक्षा देनी है, पुलिस की देनी है, यूपीएसआई की देनी है, तो उन लोगों को हिंदी पढ़ना अनिवार्य होगा। जैसा कि यूपीएसआई, लेखपाल सभी आने वाली हैं, यूपीएसआई में भी 40 क्वेश्चन होता है हिंदी का। तो आप सभी लोग अपने अनुसार वेटेज बनाइए कि हमें किस में कितना लाना है और उसी अनुसार आप लोग इस पर तैयारी करिए। ठीक है, तो इसलिए सभी लोग जुड़ जाइए और अपनी अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो आइए हम हिंदी विषय पर चर्चा करते हैं कि हिंदी विषय को किस माध्यम से हमें पढ़ना है। देखिए, हिंदी विषय को हम आपको रटवाएंगे नहीं, हम आपको सिखाएंगे हिंदी, क्योंकि रटने से बेहतर है आप सीखें। और हिंदी जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आपको आएगी नहीं, क्योंकि रटने से सिर्फ आप एक ही विधा का ज्ञान कर पाएंगे, सिर्फ रटंत विधा का, बाकी आप ज्ञान नहीं हासिल कर सकते हैं। तो हिंदी पर हम बहुत गहन चर्चा करेंगे और एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। तो आइए देखते हैं हिंदी क्या है। पहली बात तो हम हिंदी से पहले हम चर्चा करेंगे भाषा की, कि भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, मेरा पहला प्रश्न यही होगा कि भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं कि भाषा किससे बना है, भाष धातु से। भाषा का जो निर्माण है वह भाष धातु से बना हुआ है। तो इस जो लिखा हुआ है भाष धातु, इसमें एक शब्द आया है धातु। तो हम लोग यह जानकारी पहले हासिल करें कि इस धातु को क्या कहा जाता है, ये धातु क्या होती है। ठीक है, तो जहाँ कहीं भी धातु आए तो इसे हम लोग समझ सकते हैं किस नाम से, मूल भाषा के नाम से, कि जो मूल भाषा है वही धातुएं हैं। ठीक है, मूल भाषा ही धातु कहलाती है, और मूल भाषा जहाँ लिखा हो उसका अर्थ संस्कृत होता है। अर्थात संस्कृत की जो क्रियाएं हैं, जो क्रिया का मुख्य रूप होता है, उन्हें ही हम धातु कहते हैं। क्रिया का जो मुख्य रूप होता है उसे ही हम धातु कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ लें कि भाष धातु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है विचार प्रकट करना। क्या होता है, विचार प्रकट करना। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जिस माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करे या अपने भावों को प्रकट करे, उसे ही हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। उसे ही हम भाषा कहते हैं। देखिए, इसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों एवं भावों को
दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का काम करता है उसे ही हम भाषा कहते हैं। यह बात आप लोग समझ गए। अब देखिए आगे क्या हम कह रहे हैं। अभी हम सिर्फ और सिर्फ भाषा की बात कर रहे हैं, ना कि हम आपसे हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं। अभी हम हिंदी भाषा की बात नहीं कर रहे हैं। अब आप भाषाएं कई तरह की हैं, जैसे अंग्रेजी है, चीनी है, फ्रांसीसी है। अभी कोई भी भाषा होगी वह आप ले सकते हैं। अभी मैं पर्टिकुलर हिंदी भाषा की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरी समस्त भाषाओं की बात कर रहा हूँ कि जिस भी माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, अर्थात जिस भाषा के माध्यम से वह अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। तो आप लोगों को यह अंतिम रूप से परिभाषा मिल जाएगी कि देखिए भाषा की परिभाषा, भाषा की परिभाषा क्या होती है यह आप लोग देखें। जैसे एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिस माध्यम या साधन के द्वारा अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक पहुंचाता है, उसे भाषा कहते हैं। एक व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिस माध्यम या साधन के द्वारा अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह तक पहुंचाता है, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी अंतिम परिभाषा हुई। और हम इसमें यह कह सकते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि जैसे एक सामान यहाँ रखा हुआ है और दूसरा सामान यहाँ रखा हुआ है, इस सामान को यहाँ तक पहुँचाना है तो हमारे पास साधन कई होते हैं। जैसे किसी के पास मोटरसाइकिल है, वह इस सामान को मोटरसाइकिल से यहाँ तक लेके चला जाएगा। किसी के पास कार है तो वह कार के द्वारा जाएगा। किसी के पास हवाई जहाज़ है तो हवाई जहाज़ के द्वारा जाएगा। और किसी के पास जल मार्ग है तो वह जल मार्ग के द्वारा ले जाएगा। अर्थात जिस भी साधन से वह इसे यहाँ से यहाँ तक ले जाएगा, उसे ही हम क्या कहते हैं, साधन या माध्यम कहते हैं। उसी तरीके से इसे हम भाषा समझ सकते हैं। यह एक भाषा है और यह भी एक भाषा समझने वाला व्यक्ति है। यह अपनी भाषा को इसको जिस तरीके से पहुंचाने का काम करे, अर्थात जिस भी भाषा में पहुंचाने का काम करे, वह भाषा चाहे हिंदी हो, चाहे अंग्रेजी हो, चाहे फ्रांसीसी हो, और ये जो जिस माध्यम से इसे पहुंचाएगा, यही जो मेरा माध्यम या साधन है, यही क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। बस, और इसकी अंतिम परिभाषा ये है जिसे आप लोग नोट कर सकते हैं कि भाषा की परिभाषा क्या होती है। अर्थात यही एक माध्यम है जिससे व्यक्ति के एक दूसरे के बीच में जुड़ाव होता है, लगाव होता है, और जिसके माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से जुड़ने का काम करते हैं। जैसे कभी कभी हम लोग परीक्षा देने जाते हैं और कहीं दूर देश चले गए। दूर देश का मतलब है कि जैसे अपने ही राज्य में कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हम चले जाते हैं तो हमें वहाँ पर भाषा को फेस करने में दिक्कत होती है और हम अपने विचार और भाव उन लोगों से साझा नहीं कर पाते हैं, तो हमें समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप लोग यह समझिए कि भाषा वही होती है जिससे लोग जुड़ने का काम करते हैं। और जब हम लोग कहीं दूसरे स्टेट में चले जाते हैं
जहाँ हमारी भाषा समझने वाले नहीं मिलते हैं तो हमें कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि हमारी ही भाषा का कौन सा व्यक्ति है जिसे हम देखते हैं, जैसे वह हमारी भाषा का प्रयोग करता है हम दौड़ के उसके पास चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि यही भाषा है जो हमको एक दूसरे से जोड़ती है और जोड़ने का काम करती है। और जैसे ही हम उसके पास जाते हैं और पूछने लगते हैं कहाँ से भैया, तो कहेंगे इलाहाबाद से। अच्छा, हाँ मैं भी इलाहाबाद से हूँ। तो ये भाषा क्या होती है, एक दूसरे को जोड़ने का भी काम करती है कि इससे एक दूसरे व्यक्ति एक दूसरे से जुड़कर उनके विचार एवं भावों को आपस में साझा करते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार, यह आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाषा के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि भाषा के 3 प्रकार होते हैं। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। वह 3 प्रकार कौन कौन से हैं? नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा, नंबर 3 सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा। ठीक है, कौन कौन सी भाषा? मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। तो हम लोगों के पास भाषा के कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार। प्रश्न पूछता है कि भाषा के प्रकार कितने होते हैं, तो हमें जवाब कितना देना है? 3 होते हैं। ठीक है, तो मौखिक भाषा क्या है, हम आपको शॉर्टकट में समझाते हैं। मौखिक भाषा वह होती है जो सामने वाला व्यक्ति बोलकर अपने विचारों को अभिव्यक्त करे और सामने बैठा हुआ व्यक्ति उसे सुनकर ग्रहण करे, उसको विचारों को ग्रहण करे, वह होती है मौखिक भाषा। अर्थात जब व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करे और सामने वाला व्यक्ति बैठकर अर्थात सुनकर ग्रहण करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। ठीक है, और लिखित भाषा किसे कहते हैं? जब व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान लिखित माध्यम से करे और सामने बैठा हुआ व्यक्ति उसको पढ़कर ग्रहण करे, तो उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। अर्थात विचारों को जब व्यक्ति लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करने का काम करे, तो उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। और सांकेतिक भाषा किसे कहते हैं? जब व्यक्ति ना तो बोलकर और ना ही लिखकर अपने विचारों को आपसे साझा करना चाहे, आपसे बतलाना चाहे, तो उसे हम कहते हैं सांकेतिक भाषा। अर्थात यह एक, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यह इशारों वाली भाषा कही जाती है। अर्थात जब हम किसी भी इशारे का प्रयोग करते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है, तो ये हुई हमारी मौखिक भाषा, ये हुई लिखित और ये हुई सांकेतिक। एक बार फिर से मैं आप लोगों को रिवीजन करवा दे रहा हूँ कि मौखिक का मतलब, इसमें देखिए मुख शब्द है और इक प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो मुख मतलब होता है जब व्यक्ति अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करे और सामने बैठा हुआ व्यक्ति आपके विचारों को सुनकर ग्रहण करे, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और जब व्यक्ति अपने विचारों को लिखकर व्यक्त करे और सामने बैठा हुआ व्यक्ति उसे पढ़कर ग्रहण करे, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। और सांकेतिक भाषा उसे कहते हैं जब व्यक्ति ना बोलकर और ना ही लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करे, उसे हम क्या कहते हैं? सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है, तो बात यह होती है कि इन सभी से प्रश्न बनाए जाते हैं कि मौखिक भाषा से भी प्रश्न बनता है और लिखित भाषा से भी प्रश्न बनता है, सांकेतिक भाषा से भी प्रश्न बनता है। और यह प्रश्न किस प्रकार बनता है, यह मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। बाकी मैं आप लोगों को अगले वीडियो में इससे संबंधित प्रश्न भी करवाऊंगा। ठीक है, जैसे मैं आपके सामने इस समय खड़ा हुआ हूँ, मैं आपसे बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं अपने विचारों को आप तक 2 माध्यमों से पहुंचा रहा हूं। एक तो मैं लिखकर भी मैं अपने विचार और भाव अभिव्यक्त कर रहा हूं और दूसरा मैं बोलने का भी कार्य कर रहा हूं। ठीक है, तो जब मैं बोलता रहूं और बोलकर जब मैं अपने विचार और भाव आपसे साझा कर रहा हूं और जब आप सुनकर ग्रहण कर रहे हैं, तो इसे हम मौखिक भाषा कहेंगे। और जब मैं यहाँ व्हाइट बोर्ड पर लिखूं और लिखने के बाद आप लोग इसे ग्रहण करें, इसे हम लिखित भाषा कहते हैं।
और यदि मैं इशारों का प्रयोग करूं तो उसे हम क्या कहते हैं, सांकेतिक भाषा कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न क्या बनाया जाता है, कभी कभी प्रश्न यह बन जाता है कि जैसे आप लोग जानते हैं कि जैसे पूछा जाए कि यातायात पुलिस होती है, यातायात पुलिस या यातायात पुलिस, ठीक है, ये पूछता है कि यातायात पुलिस जो ट्रैफिक चौराहे पर खड़ा होता है वह किस भाषा का प्रयोग करता है, यातायात पुलिस किस भाषा का प्रयोग करता है। वह तो बोलता नहीं है, वह दिन भर कितना बोलेगा, वह खड़े रहता है वैसे ही धूप में, वह अपने इशारों के माध्यम से ही ऐसे रोकता है और ऐसे जाने के लिए बोलता है, अर्थात उसे बोलने का प्रयोग नहीं करना पड़ता है। अर्थात यदि आपसे पूछ लिया जाए कि यातायात पुलिस किस भाषा का प्रयोग करता है तो हम कह सकते हैं कि वह किस भाषा का प्रयोग करता है, सांकेतिक भाषा का प्रयोग करता है। और यदि आपसे मैं कह दूं कि जो आपके सामने जो क्रिकेट मैच आप लोग देखे ही होंगे, क्रिकेट मैच देखते हैं, ठीक है, जब क्रिकेट मैच आप लोग देखते हैं तो उसमें जो अंपायर होता है वह क्या करता है, अंपायर भी एक सांकेतिक भाषा का ही प्रयोग करता है। जब जोरदार अपील की जाती है तो अंपायर सिर्फ एक उंगली का इशारा करता है कि हाँ ये व्यक्ति आउट हो चुका है और पवेलियन जाने के लिए तैयार है। इसलिए हम वहाँ भी क्या देखते हैं कि वहाँ भी सांकेतिक भाषा का प्रयोग चलता है। ठीक है, और इसमें कभी कभी पूछा जाता है कि इसमें सरल भाषा कौन सी है और सबसे कठिन भाषा कौन सी है। ठीक है, सरल और कठिन से भी प्रश्न बनाए जाते हैं। तो आप लोग बताइए कि सरल भाषा कौन सी हो सकती है और सबसे कठिन भाषा कौन सी हो सकती है। जो सरल भाषा है वह मौखिक भाषा होती है और जो सबसे कठिन भाषा है यह आपकी होती है सांकेतिक भाषा। ठीक है, तो कठिन क्यों है? कठिन इसलिए है क्योंकि संकेत कभी निश्चित नहीं होते हैं, क्योंकि यह कभी संकेत आप निश्चित ही नहीं कर सकते हैं कि यह पर्टिकुलर इसी के लिए ही बनाया गया है। जैसे मैं आप लोगों को एक उदाहरण दूं सांकेतिक भाषा का, जैसे आप लोग जब कभी भी देखते हैं कोई अच्छी चीज़, सुंदर वस्तु देखते हैं, आप सीटी मार देते हैं। ठीक है, और जब कभी आप बहुत प्रसन्न हुए, खुशी हुए, तब भी आप सीटी बजा देते हैं। ठीक है, और यदि आपको किसी को बुलाना है उस इशारे में जो आपकी वही भाषा समझता है, तब भी आप सीटी मार के उसे बुला देते हैं। तो आप तो बजा ही रहे हैं सीटी, लेकिन उस सीटी का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जा रहा है, यह सांकेतिक भाषा ही है। ठीक है, तो ये कठिन मानी जाती है। क्यों? क्योंकि सीटी का कोई निश्चित मानक नहीं है कि सीटी बजाने से यही कार्य होगा। जैसे आप लोग कभी कभी बहुत खुशी होते हैं तो आप लोग ताली बजा देते हैं, और जब आप ताली बजा देते हैं बहुत प्रसन्न होकर, और जब कभी आप रास्ते में जा रहे हों अचानक एकाएक कोई गिर जाता है तब आपसे ताली बज जाती है। ठीक है, और उसके बाद यदि आपका मित्र आपके साथ खेलने जाने वाला है, वह भी है, और आप कहेंगे कि मैं एक ताली बजा दूंगा तो आप बाहर निकल आना, अर्थात बज तो ताली रही है लेकिन इस ताली का अर्थ अलग अलग है, जिसके कारण हम यह नहीं समझ पाते हैं कि यह ताली किस लिए बजी हुई है। इस कारण से यह भाषा कठिन हो जाती है। और यह सरल इसलिए है कि जो लोग इस भाषा को जानते हैं, जो जान सकते हैं, लिख सकते हैं, उनके लिए तो सरल है, लेकिन जो लोग नहीं जान सकते हैं, जो लोग नहीं पढ़े लिखे हैं, उनके लिए यह मौखिक भाषा क्या हो जाती है, उनके लिए यह कठिन हो जाती है। और जो लिखित भाषा है यह कठिन और सरल दोनों मानी जाती है। ठीक है, तो अगली चर्चा में आप लोगों से इससे संबंधित कुछ प्रश्न बताऊंगा आप लोगों को, और इसके बाद मैं बोली पर, बोली किसे कहते हैं, उपभाषा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं और राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, इन सभी में मैं आपको अंतर बताऊंगा और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका सॉल्व कराऊंगा। जो लोग नहीं बताते हैं कि हाँ प्रश्न कैसे आता है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और जहाँ पर विवाद होगा कि इसमें क्या सही होगा क्या नहीं सही होगा, वो मैं आप लोगों को बताऊँगा। ठीक है, तो अब आपको मैं अगले वीडियो में रूबरू होऊंगा नए नए क्वेश्चनों के साथ। ठीक है।